नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सीडीपी की इस अगली क्लास में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार यूपी टेट स्पेशल सीडीपी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, मनोविज्ञान आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही हों, लेकिन निश्चित तौर पर अभी आपकी परीक्षाओं का कोई नामो निशान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं सफल हो रहा हूं। जैसे जैसे मैंने शुरुआत किया था, धीरे धीरे ये पड़ाव लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हम ख़त्म करने की कैटेगरी में हैं। 30 उस वीडियो हो चुका होगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वीडियो में मैं पूरी तरीके से समेटने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, मैं आपके बीच जैसे आपका नोट्स, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इतनी मोटी नोट्स नहीं बनेगी। क्योंकि मैं चीज़ें बहुत सूक्ष्म दे रहा हूँ। जरूरी ये है कि आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए अपने आप को चेक करने के लिए। आज भी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में वो चीज़ें आती हैं। किसी भी शिक्षक के ऊपर भरोसा आप तभी करिए जब चीज़ें आपको आपकी परीक्षा में मिल रही हों। अगर आप हमारा चेकिंग करना चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी परीक्षा में आता है कि नहीं आता, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपना सीडीपी का नोट्स दे रहे हैं। देखिए, अभी जो है पार्ट वाइज नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। जब चीज़ें जो है कंप्लीट मैं कर लूंगा अपनी तरफ से तो कंबाइंड एक बार में कंबाइंड दे दूंगा। उसके बाद ईवीएस में शुरू करूंगा, ठीक है। सीडीपी बहुत छोटा है, ईवीएस इसका दुगुना है, समझ लीजिए। अगर सीडीपी का मैं जो है 40-45 पेजों में या 50-60 पेजों में आपको दे रहा हूं कंटेंट, तो समझ लीजिएगा ईवीएस 120 पेज में जाएगा। चीजें आसान नहीं होती है, बस आसान बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलिए मेहनत करिए, काफी कुछ चीजें। देखिए, आपने बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ा, तो आज जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसे आप लिखिएगा। मेरे लिखने की चीजें यही थी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली बात तो हार्वर्ड गार्डनर जो है, जिस तरीके से आपने देखा, थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड ने जो है त्रिविमीय सिद्धांत दिया, ठीक है, बुद्धि का। आपने सिद्धांत के वीडियो को पहले देखा होगा बुद्धि के बारे में। उसी तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि के जो है बुद्धि के सिद्धांत को समझाते हुए इन्होंने 8 क्षेत्र बता दिया। कहा कि नहीं भाई, बुद्धि इस तरीके का नहीं है, बुद्धि लगभग ये 8 क्षेत्रों में लगभग बताई जा सकती है। बुद्धि को इन 8 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहां से आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें मैं आपके बीच लिखा हूं। सबसे पहली बात, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया था, तो नोट करके लिख लीजिएगा, 1983 में दिया था। और इनकी जो बुक था, उनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसी बुक में इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रचारित किया, ठीक है, या बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत को इसी बुक में इन्होंने दिया, या इसी बुक में इन्होंने इसका वर्णन किया, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने इसे 8 क्षेत्रों में बांटा, ठीक है। कौन कौन सा है? एक है शारीरिक गति संवेदी, एक है अंतर्वैयक्तिक, एक है अंतःवैयक्तिक। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एक है भाषागत बुद्धि, एक है तार्किक गणितीय, एक है देशिक बुद्धि, एक है संगीतात्मक बुद्धि, एक है प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो जो सामाजिक व्यक्ति होता है वह, उसके अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है, उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ठीक है। और इसमें लिखिएगा जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसे आपको लिखना है, ठीक है। इसमें लिखिएगा संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लैंग्वेज में आपको लिखाने के लिए मैं अपने नोट्स का सहारा ले रहा हूं। जो मैंने लिखा है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज वगैरह करके लिख लीजिएगा। देखिए, शारीरिक गति संवेदी मतलब शरीर के माध्यम से जो कार्य किया जाता है वो शारीरिक गति संवेदी में आता है। शरीर को लचीला बना करके नाचना कूदना, ये सभी चीजें किस में आती हैं? शारीरिक गति संवेदी में आती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, जो धावक होता है वह भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। जो खिलाड़ी होता है वह भी इसी का उदाहरण है, और जो नर्तक होता है वह भी जो है इसी का उदाहरण है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं मित्रों अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अंतरवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक ये दोनों एक साथ में पढ़िएगा। अंतरवैयक्तिक, अंतर माने क्या होता है? अंतर, अगर सीधा सीधा आपसे मैं पूछूं कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है अलग, और अंतः मतलब क्या होता है? अंतः मतलब होता है अंदर। ठीक है, समझिएगा। ये ऊपर लिखा गया है अंतरवैयक्तिक और नीचे लिखा गया है अंतःवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है अलग, ठीक है, अलग, और अंतः मतलब होता है अपने में। ठीक है, बस अब समझने का प्रयास करिएगा, बस इतना ही स्पष्ट है। अंतर मतलब दूसरे में या अलग, अलग या दूसरे में, अलग या दूसरे में, और अंतः मतलब होता है स्वयं में, अपने में। ठीक है, अब इसका जो परिभाषा है, जो किताबी परिभाषा है, आप लिख लीजिएगा, मैं अभी समझा देता हूं। किताबी परिभाषा है कि इस बुद्धि वाले व्यक्ति जो है, इसका लिखिएगा अंतरवैयक्तिक में, इसमें लिखिएगा इस बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जो होते हैं वह दूसरे व्यक्ति के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसे जान जाते हैं, समझते हैं, उसकी इच्छाओं को, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये होते हैं अंतरवैयक्तिक। जैसे मैं आपसे कहूं, एक जो नेता होता है, नेता जो है अंतरवैयक्तिक होता है। आप उससे कितनों नाराज रहिए, आपके घर पे जब नेता आएगा, जो सामाजिक नेता है, नेता आएगा वोट मांगने के लिए, आप उससे बहुत नाराज रहेंगे, दो चार चीजें बोलेगा, अंत में कह के जाएगा कि अंत में आपका मन ऐसा हो जाएगा, चलो भाई एक बार और इसको जिता करके देखते हैं आगे क्या परिणाम निकलता है। नेता होता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है वह भी इसी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता भी अंतरवैयक्तिक के कैटेगरी में आता है, दूसरों को डील करना। जब भी आपके अंदर ऐसी बुद्धि आ जाए कि आप दूसरों को डील कर रहे हैं। जो धार्मिक नेता होता है वह भी इसी के कैटेगरी में आता है। अब सबसे बड़ी बात होता है शिक्षक। शिक्षक भी मित्रों इसी कैटेगरी में आता है, अंतरवैयक्तिक में ही आता है। शिक्षक भी जो है इसी कैटेगरी में आता है। किसमें? अंतरवैयक्तिक में, क्योंकि शिक्षक का काम भी होता है बच्चों को डील करना, और बच्चा दूसरा होता है। ठीक है, समझिएगा, शिक्षक का काम होता है बच्चों को डील करना, और बच्चा जो है, बच्चा दूसरा होता है, अपना नहीं होता है। अरे यार, अपना कह रहा हूं, मतलब बच्चा जो होता है अपने से अलग होता है, अपनी बुद्धि से अलग होता है। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। शिक्षक होता है, और उसके बाद मैं बताऊं, और मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों अंतःवैयक्तिक। अब इसकी परिभाषा लिखिएगा, अंतःवैयक्तिक की परिभाषा लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति जो गहरी सोच रखते हैं, ठीक है, अपने निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो स्वयं को समझ लेता है, स्वयं को जान जाता है कि मैं क्या हूं, ठीक है, अपने अंदर, अर्थात अपने को जान जाना, अपने को जानने के लिए जो चिंतन करता है उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक। ठीक है, एक सीधा सा उदाहरण आप इसमें लिखिएगा, ये उदाहरण बहुत बार आया है। ये जो दार्शनिक होता है या जो है अंतःवैयक्तिक होता है, यह स्वयं को जानने का प्रयास करता है, अपने को समझने का प्रयास करता है। दार्शनिक सबसे बड़ा उदाहरण है दार्शनिक। और भी कई उदाहरण है, आपको मैं काम देता हूं कि आप इसके ईटीसी वाले भाग को बताइएगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि के उदाहरण कौन कौन से हैं, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंदर कौन कौन आते हैं। मैं दार्शनिक बताया हूं, दो चार चीजें आपको मुझे बतानी है। ठीक है, चलिए समझ गए ना। अंतर्वैयक्तिक जो होता है, अपने से अलग व्यक्ति के बारे में अगर समझ जाए तो अंतर्वैयक्तिक है, और जो अपने बारे में जान जाए वह है दार्शनिक या अंतःवैयक्तिक। आगे बात करते हैं मित्रों भाषागत बुद्धि। लिखिएगा जिसके अंदर भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होती है, जिसके अंदर भाषा की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वह भाषागत बुद्धि का पारंगत होता है। जैसे मैं कहूं पत्रकार जो होता है वह भाषा का बहुत अच्छा जानकार होता है। ऐसे दूसरे के सामने खड़े होकर के आपको बोलना पड़े तो आपको भाषा पर पकड़ आनी चाहिए। ये जो कवि होता है यह भी बहुत अच्छे पत्रकार, मतलब कि भाषा पर पकड़ होता है तभी तो बोलते हैं। और जो लेखक होते हैं वह भी भाषा पर पकड़ होता है तभी लिखते हैं। जो पत्रकार है, कवि है, लेखक है इत्यादि, जो भाषा के माध्यम से अपने आप को जो है समाज में एक स्थान बनाते हैं, वो जो है भाषागत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में जिसके अंदर जो है, आप लिखिएगा जिसके अंदर, तार्किक गणितीय बुद्धि में लिखिएगा जिसके अंदर, मैं बोल देता हूं, ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान, वैज्ञानिक चिंतन करने के गुण पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
वह जो है तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मैं कहूं जो गणितज्ञ होते हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर, मैथमेटिशियन जो होते हैं। और जो है वैज्ञानिक होते हैं वह भी जो है इसी में आते हैं, वैज्ञानिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तर्क के माध्यम से अपनी चीजों को जो है रखते हैं, क्या और क्यों हमेशा उनकी बात में आता है। आगे बात करते हैं मित्रों देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि का मतलब होता है कि कहीं भी आप ऐसे व्यक्तियों को आप कहीं भी लेके चले जाइए एक बार, उसके बाद उसे वापस आने में कोई समस्या नहीं होगी, या यूं कहे तो आप कहीं भी इसे एक बार चीजों को दिखा दीजिए, उन चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा, ठीक है, उन चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा, इसे भूलता नहीं है। देशिक नाम से ही स्पष्ट है, विजुअल, अर्थात जो चीजें उसे दिखाई दे रही हैं उन चीजों को जल्दी नहीं भूलता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर परिभाषा लिखिए, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से किसी देश या दृश्यिक जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। किसी देश मतलब देश, उसी तरीके से मैं लिखा रहा हूं, दृश्यिक जानकारी मतलब जो भी इन्हें सामने दिख गई तो उसे स्टोर कर लेंगे लोग, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं, ऐसे व्यक्ति होते हैं विमान चालक है, नाविक है, और जो मूर्तिकार है मित्रों इसी में आते हैं। एक बार किसी मूर्ति को देख लेते हैं उसके बाद ये बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर जो है विजुअलाइजेशन की जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है और अपने दिमाग में स्टोर करने की क्षमता बहुत तेज होती है। एक बार ये जो है किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, बहुत मतलब इनके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक उसी तरीके से अपनी पेंटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। आप कहीं पेंटिंग वगैरह अगर बनाए होंगे तो आपको एक बार बैठा करके जो है, और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं तो इसे आपको 5 घंटा बैठाए रहेंगे। मोबाइल में अगर फोटो खींच लिए नहीं, तो एक बार आपको बैठ करके पूरा भर निगाह देख लिया। ऐसे कई पेंटर होते हैं जो एक बार भर निगाह आपको देख लिए और दोबारा आप चले जाइए, अब बना देंगे वो। ये होते हैं देशिक बुद्धि वाले। आगे बात करते हैं मित्रों संगीतात्मक बुद्धि। नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अंदर संगीत के गुण पाए जाते हैं, संगीत की कला पाई जाती है, वो संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये कौन होते हैं? संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, ठीक है। ये सभी किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के नजदीक होते हैं या प्रकृति के प्रति नेचुरल के प्रति जो है संवेदनशील ज्यादा होते हैं, वो प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कहूं कि कृषि जो वैज्ञानिक होते हैं वह इसी कैटेगरी में आते हैं। जो किसान होता है वह भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, और भी लोग जो होते हैं वह इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत जो प्रकृति से जो है, जो वनस्पति से, प्रकृति से, एक चीज देखिएगा, प्रकृति का मतलब इसमें जो है पेड़ पौधे तो आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, ठीक है। पशु पक्षी भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ऐसे व्यक्ति जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रकृति के प्रति नजदीकियां उन्हें जो है मोहित करती हैं, ऐसे लोगों के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वह जो है इसी प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को आपने समझ लिया। क्या क्या चीजें आपको समझनी है मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। सबसे पहली बात, इन्होंने किस बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, आपसे अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने किस बुक में अपनी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप अंतिम नाम लिखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस माने बहुबुद्धि, मल्टीपल माने बहुत सारी बुद्धि, इंटेलिजेंस बुद्धि, ठीक है। बहुबुद्धि के सिद्धांत जो इन्होंने लिखा है, अंतिम वाले 2 शब्दों से आप पकड़ लेंगे तो इनकी ही बुद्धि है, हार्वर्ड गार्डनर की। बुद्धि के सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने 8 क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं मैंने आपको बता दिया। शारीरिक गति संवेदी, जो शरीर का प्रयोग करके अपना कला वगैरह दिखाते हैं, धावक, खिलाड़ी, नर्तक वगैरह। अंतर्वैयक्तिक, जो दूसरे में जो है चीजों को खोज लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक, जो अपने आप को समझ लेते हैं। भाषागत, जो भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। तार्किक गणितीय, जो तर्क के माध्यम से, गणित के माध्यम से चीजें निकालते हैं, वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। देशिक बुद्धि, जिनकी विजुअलाइजेशन क्षमता अधिक होती है। संगीतात्मक बुद्धि, जो संगीत में बुद्धि बेहतरीन रखते हैं। प्रकृतिवादी, जो प्रकृति के प्रति अच्छे संवेदनशील होते हैं।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। और निश्चित तौर पे अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया जब आपकी CDP समाप्त हो जाएगी तब जा करके मैं नोट्स लूँगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, जब भी आप नोट्स लेंगे वो वहाँ पे रखा ही रहेगा। ठीक है, कभी भी आप लिंक को टच करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, और जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत है भैया कि मैं वैयक्तिक विभिन्नता का चैप्टर जो है 15-15 वीडियो में देख रहा हूं और आप 1-2 वीडियो में वैयक्तिक विभिन्नता खत्म कर देते हैं। मुझे डर लगता है कि 15 वीडियो वाला पढ़ूं कि 2 वीडियो वाला पढ़ूं। भाई सीधी बात है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो। भाई प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो। अगर आपको लगता है कि 2 वीडियो में आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आपको 15 वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है 2 वीडियो में वो सारी चीज़ें समाहित हो जा रही हैं जो 15 वीडियो देखने के बाद चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, तो आपको 2 वीडियो देखना ज़्यादा सही है। क्योंकि एक किताब को जो है, मेरा जहाँ तक मानना है, एक किताब को 5 बार पढ़ना ज़्यादा सही होता है, ना कि 5 किताब को 5 बार पढ़ना। एक किताब को आप अगर 5 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे हर एक चीज़ें आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। और 5 किताब को एक बार पढ़ेंगे ना तो चीज़ें गायब होती जाएंगी। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे चीज़ें उतनी ही आपके दिमाग में होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसार। तो अभ्यास कितना जरूरी है इसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार अगर हमारे टच में होंगे, CDP पढ़ रहे होंगे और लगातार अपने नोट्स बना रहे होंगे या हमारे नोट्स जो है आप लोगों ने देख रहे होंगे, तो लगातार आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो आपको आज जो है CDP कहीं न कहीं आसान लग रही होगी। ठीक है, ये अभ्यास के बदौलत ही चीज़ें हुई हैं, बिना अभ्यास के कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। बहुत जल्दी मैं CDP को समाप्त करूंगा, टेंशन मत लीजिए। लगातार आप लोग बोलते रहते हैं मैथ्स स्टार्ट कर दीजिए, फलाना स्टार्ट कर दीजिए, वो स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मेरे पास समय उतना ज़्यादा नहीं होता है, दिन भर में 10 वीडियो मैं दे पाऊँ। एक वीडियो देता हूँ, जो हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कल 22 बैच वालों के लिए समर्पित वीडियो बनाया तो आपका वीडियो नहीं दे पाया, आज मैं वीडियो दिया हूँ। इसी तरीके से वीडियो देता रहूँगा। मुझे कोई जो है ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता है कि भाई ऐसा करिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह नहीं है। जो हो सकता है करने का प्रयास करूंगा, बाकी जो मुझसे नहीं हो सकता है आप कहीं देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर अगर फोकस करेंगे तो वही बेहतर रहेगा, बुक्स वगैरह लेकर के। बाकी आप समझदार हैं और आप जो है समझदारी के साथ साथ आपने कई जगहों से पढ़ाई भी की होगी और आपको पता चल गया होगा चीज़ें क्या चल रही है मार्केट में और आपको क्या करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अलग होना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।